जी स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 8 के एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। चूँकि इस चैप्टर में आपको प्रीवियस सेशन के लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए थे, इसलिए मेरी कोशिश होगी कि एमसीक्यूज को डिस्कस करते हुए इनसे रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं वो भी इनडायरेक्टली ब्रीफली डिस्कस करता चलूँ आपके साथ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इब्राहिम डायरेक्ट्स हिज अटॉर्नी। अटॉर्नी किसको कहते हैं? आपको याद होगा कंपनी लॉ में भी ये टर्म हम पढ़ते थे, खासतौर पे वो प्रॉक्सी मीटिंग वाले टॉपिक में। अटॉर्नी कहते हैं लीगल एडवाइजर्स को, जो कि ऑथोराइज एजेंट होता है किसी कंपनी का या किसी भी पर्सन का, इंडिविजुअल का भी हो सकता है। तो इब्राहिम का एक लीगल एडवाइजर है, यानी उसका एजेंट है, लीगल एजेंट है। उसने उसे डायरेक्ट किया है टू एक्वायर ए पीस ऑफ लैंड इन हैदराबाद बाय एम्प्लॉइंग एन स्टेट एजेंट फॉर द पर्पस, कि एक और स्टेट एजेंट को अपॉइंट करे ताकि उसने हैदराबाद में कोई पीस ऑफ लैंड परचेज करनी है उस पर्पस के लिए। इसका मतलब यह है कि इब्राहिम खुद एजेंट को अपॉइंट नहीं कर रहा, बल्कि अपने एजेंट लीगल एडवाइजर को कह रहा है कि वो आगे फर्दर दूसरे एजेंट को अपॉइंट करे। तो इसका मतलब यह हुआ, हमने एजेंट की टाइप्स में पढ़ा हुआ है, एक को एजेंट, एक सब एजेंट। तो अगर तो इब्राहिम खुद अपॉइंट करता स्टेट एजेंट को तो ये को एजेंट कहलाता। लेकिन चूंकि अब इब्राहिम अपॉइंट नहीं कर रहा डायरेक्ट, बल्कि इब्राहिम का एजेंट आगे एजेंट को अपॉइंट कर रहा है, तो ये बेसिकली सब एजेंट कहलाएगा, जो स्टेट एजेंट है। अटॉर्नी अपॉइंट्स बुखारी एन स्टेट एजेंट फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंड। बुखारी इन दिस केस इज ए सब एजेंट। सी ऑप्शन करेक्ट होगी, को एजेंट नहीं होगा, क्योंकि को एजेंट उस सूरत में होता अगर इब्राहिम खुद उसको अपॉइंट करता। नेक्स्ट 2, ए माइनर कैन बी एन एजेंट, ए प्रिंसिपल। और हमने कंसेप्ट ये स्टडी किया हुआ है कि जो प्रिंसिपल है उसे कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। लॉ में कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है ऐसा पर्सन जो कि लीगली किसी दूसरे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हो। उसका मेजर यानी 18 साल का होना ज़रूरी है, और प्लस उसे पर्सन ऑफ साउंड माइंड होना चाहिए, यानी वो एक होशो ख्वास वाला इंसान होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिकली ज़रूरी है किसी भी पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट करने के लिए, एज ऑफ मेजोरिटी और पर्सन ऑफ साउंड माइंड। अब जो माइनर है वो किसी दूसरे बाय लॉ वैलिड एग्रीमेंट नहीं कर सकता दूसरे लोगों के साथ, इसीलिए माइनर एक एजेंट तो अपॉइंट हो सकता है लेकिन एक प्रिंसिपल नहीं हो सकता। यानी माइनर कैन बी एन एजेंट। और एजेंट किस लिए हो सकता है, ये इसको जहन में रखिएगा, इसलिए कि जब एजेंट किसी थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी और एजेंट के दरमियान में नहीं है, थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के दरमियान में है। तो बेसिकली प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी इन दोनों का कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना लाजमी है। एजेंट का चूंकि वो एजेंट अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं रहा, इसीलिए उसका कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना लाजमी नहीं है। वो एक माइनर भी हो सकता है, वो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में माइनर कैन बी एन एजेंट, माइनर एक एजेंट तो हो सकता है, प्रिंसिपल नहीं हो सकता। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगी इस वाले एमसीक्यू में। थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड में कह रहा है, एन एजेंट हैज अथॉरिटी इन इमरजेंसी टू डू ऑल सच एक्ट्स एज वुड बी डन बाय पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस इन हिज ओन केस अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस फॉर द पर्पस ऑफ। अच्छा, ये अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी की तरफ इशारा कर रहा है कि सम टाइम ऐसा होता है हमने एजेंट को कोई अथॉरिटी दी नहीं होती। आपको पता है अथॉरिटी की टाइप्स में हमने पढ़ा, एक अथॉरिटी की टाइप थी एक्सप्रेस अथॉरिटी, यानी एजेंट को जो क्लियरली कह दिया जाए कि आपने ये काम करना है, आपकी ये जिम्मेदारी है, वो तो उसकी होगी एक्सप्रेस अथॉरिटी। एक एम्प्लॉयड अथॉरिटी भी थी। एम्प्लॉयड अथॉरिटी उस अथॉरिटी को कहते हैं जो क्लियरली ना कही गई हो एजेंट को, लेकिन जो एक्सप्रेस अथॉरिटी उसको दी गई है उसको पूरा करने के लिए कुछ दूसरी रिलेटेड पावर्स का भी होना जरूरी है, जो कि एजेंट को एज्यूम किया जाता है कि ये पावर भी एजेंट के पास होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी एजेंट को कहें कि जी हमारे कोई एक लैंड है, वो सेल कर दे, तो ये हमने उसे एक्सप्रेस अथॉरिटी दी। हम उसको प्राइस भी फिक्स कर सकते हैं कि भाई आपने हमारी लैंड को 5 मिलियन कम से कम इस प्राइस में सेल करना है, ये भी उसको एक्सप्रेस अथॉरिटी दे दी। अब हमने उसको ये मेंशन नहीं किया कि पेमेंट जो है वो फॉर एग्जांपल वो कैश के जरिए से लेनी है या चेक के जरिए से लेनी है, या अगर उसको जिस पार्टी को सेल कर रहा है उससे इमीडिएटली कैश की ट्रांजैक्शन करनी है, उसको कोई क्रेडिट पीरियड भी अलाउ करना है। अब ये हमने बात नहीं की, लेकिन चूंकि ये इस तरह की ट्रांजैक्शन जो है टर्म्स एग्री करना जरूरी होता है ट्रांजैक्शन में,
तो हालांकि हमने अपने एजेंट को ये अथॉरिटी या ये पावर्स नहीं दी, लेकिन लॉ एज्यूम करता है, कहता है चूंकि ये चीज़ें ज़रूरी होती है मेन ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए, तो एज्यूम किया जाएगा कि उस एजेंट के पास ये पावर भी है कि वो चाहे तो कैश की टर्म सेटल कर ले, चाहे क्रेडिट की टर्म सेटल कर ले। इसी तरह चाहे तो वो कैश के ज़रिए से ट्रांजैक्शन सेटल करे, चाहे बैंकिंग चैनल के ज़रिए से ट्रांजैक्शन सेटल करे। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है, याद रखिएगा, जो कि हमने ट्रांजैक्शन में मेंशन नहीं की होती, लेकिन वो मेन ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए ज़रूरी होती हैं। उसे इम्प्लॉयड पावर्स का नाम दिया जाता है या इम्प्लॉयड अथॉरिटी का। तो ये बहरहाल रिलेटेड कंसेप्ट था। दो अथॉरिटीज हमने एक आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एक एक्सप्रेस अथॉरिटी जो क्लियरली दी जाती है और एक इम्प्लॉयड अथॉरिटी जो कि क्लियरली नहीं दी जाती लेकिन मेन ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए ज़रूरी होती है, और वो एजेंट उस पावर को भी एक्सरसाइज कर सकता है। एक तीसरी टाइप ऑफ अथॉरिटी भी, अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी। ये ऐसी अथॉरिटी होती है जो कि ये भी हमने एजेंट को दी नहीं, लेकिन हालात के अचानक इन इमरजेंसी सिचुएशन की वजह से एजेंट के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने के लिए कोई काम करे। जैसे आपको लेक्चर के दौरान में एग्जांपल याद होगी कि अगर टमाटर या कोई और चीज़, फल वगैरह जो है, वेजिटेबल्स, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो, रास्ते में ख़राब होने का ख़तरा हो और वो ख़राब हो रही हो, तो एजेंट को हालांकि कहा गया था कि डेस्टिनेशन पे जाके इसको सेल करना है, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन राइज हुई, वो मिडवे भी इसको सेल कर सकता है। लेकिन इसके लिए आपको याद होगा कुछ कंडीशंस भी थी कि उसने प्रिंसिपल को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करनी है, फिर उसने प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने के लिए अपनी ये पावर एक्सरसाइज करनी है। तो ये बेसिकली अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी उससे डील कर रहा है। तो इसको पढ़ते हैं हम। कह रहे हैं एजेंट हैज authority in emergency to do all such acts as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances for the purpose of securing maximum benefit for himself। नहीं, अपने बेनिफिट के लिए वो पावर एक्सरसाइज नहीं करता। मेकिंग सीक्रेट प्रॉफिट, नहीं, सीक्रेट प्रॉफिट अर्न करने के लिए भी नहीं। प्रोटेक्टिंग हिज प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस, हाँ, ये ऑब्जेक्टिव होता है अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी को एक्सरसाइज करने का कि अपने प्रिंसिपल को नुकसान से बचाया जा सके। प्रोटेक्टिंग थर्ड पार्टी फ्रॉम लॉस, नहीं, थर्ड पार्टीज का भी कोई इसमें कंसर्न नहीं है, बल्कि एजेंट प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए ये पावर एक्सरसाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 कह रहा है एजेंट एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, बिल्कुल ठीक कह रहा है, बाय निगोशिएटिंग विद द थर्ड पार्टी अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस देयर इज नो लीगल एग्रीमेंट बिटवीन। नॉर्मली किन दो के दरमियान लीगल एग्रीमेंट नहीं होता, एजेंट एंड प्रिंसिपल नहीं, इन दोनों के दरमियान में तो एग्रीमेंट होता है ना, एग्रीमेंट हुआ तो ये रिलेशनशिप बना है ना इन दोनों का। प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी, नहीं, इनके दरमियान भी एग्रीमेंट होता है, क्योंकि एजेंट जो एग्रीमेंट करेगा थर्ड पार्टी के साथ वो ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल करेगा, तो बेसिकली प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान में एग्रीमेंट होता है। सी द एजेंट एंड द थर्ड पार्टी, हाँ जी, एजेंट और थर्ड पार्टी के दरमियान में कोई एग्रीमेंट नहीं होता, हालांकि निगोशिएशन वगैरह एजेंट कर रहा होगा लेकिन वो ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल कर रहा होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। डी में कह रहा है एजेंट एंड द सब एजेंट, नहीं, अगर सब एजेंट को अपॉइंट किया है एजेंट ने तो बेसिकली एजेंट और सब एजेंट के दरमियान में भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, तभी तो सब एजेंट अपॉइंट हुआ है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। अच्छा, यहाँ पे अगेन एजेंट और सब एजेंट का चूंकि टर्म यूज हुई है, हमने डिफरेंस पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस कंसेप्ट को भी थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूं। मैंने जिस तरह हमने अथॉरिटीज वाले कंसेप्ट को डिस्कस किया है, सब एजेंट, अगर तो एजेंट ने सब एजेंट को अपॉइंट किया प्रॉपरली मींस प्रिंसिपल की इजाजत के साथ, या जो नॉर्मल यूजेज ऑफ ट्रेड है, प्रैक्टिस, नॉर्मल प्रैक्टिस है, उसमें उसने सब एजेंट को अपॉइंट किया हो, तो याद रखिएगा जो प्रिंसिपल है वो एजेंट और सब एजेंट दोनों के एक्ट्स के लिए लायबल होगा। लेकिन अगर एजेंट ने सब एजेंट को इम्प्रॉपरली अपॉइंट किया है तो याद रखिए इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड सब एजेंट के लिए फिर प्रिंसिपल लायबल नहीं होता थर्ड पार्टी को, बल्कि एजेंट खुद लायबल होगा थर्ड पार्टी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। वेयर ए सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड, सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड का मतलब क्या है कि एजेंट ने सब एजेंट को अपॉइंट किया प्रिंसिपल की इजाजत के साथ। तो कहता है इस सिचुएशन में क्या होगा, ए प्रिंसिपल इज बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट, प्रिंसिपल बाउंड है थर्ड पार्टी को सब एजेंट के एक्ट्स के लिए, बिल्कुल ठीक है। सब एजेंट अगर प्रॉपरली अपॉइंट हुआ है तो ये ठीक है, अगर इम्प्रॉपरली होता तो फिर प्रिंसिपल बाउंड ना होता।
यहाँ पे चूंकि प्रॉपर्ली बाउंडेड है, प्रिंसिपल बाउंड है, करेक्ट है। लेकिन चूंकि इसमें ऑल ऑफ द अबव की ऑप्शन दिया, इसलिए हम बाकी स्टेटमेंट्स भी रीड करेंगे। बी में कह रहा है द एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट। हाँ बिल्कुल, एजेंट प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल है सब एजेंट के एक्ट्स के लिए, ये भी करेक्ट है। सी द सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स टू एजेंट, ये भी करेक्ट है। सब एजेंट एजेंट को रिस्पॉन्सिबल है अपने एक्ट्स के लिए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन फिर हुई डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। देखिए जब एजेंट को प्रॉपरली अपॉइंट किया गया तो रूल ये होता है सब एजेंट लायबल है एजेंट को, एजेंट आगे लायबल है प्रिंसिपल को, और प्रिंसिपल आगे लायबल है थर्ड पार्टी को। ये चेन जहन में रखिएगा, चेन ऑफ लायबिलिटी जो कि चलती है जब एजेंट सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड हो। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शंस का उसने जिक्र किया है, तीनों करेक्ट है। तो हमारी जो सही ऑप्शन होगी डी, ऑल ऑफ द अबव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, द प्रिंसिपल में विश टू गिव द एजेंट द पावर टू एग्जीक्यूट डीड। प्रिंसिपल बिल्कुल एजेंट को पावर टू एग्जीक्यूट डीड, सेल डीड या परचेज डीड के लिए कह सकता है। जैसे नॉर्मली प्रॉपर्टी को जब हमने खरीदना बेचना होता है तो रिटर्न डीड्स साइन करते हैं एजेंट को पावर देने के लिए। कह रहे हैं इन दिस केसेस द एजेंट मस्ट बी अपॉइंटेड बाय डीड, रिटर्न डीड के जरिए से एजेंट की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। वेयर एन एजेंट इज अपॉइंटेड बाय डीड ही इज गिवन, क्या दिया जाता है उसको, ए पावर ऑफ अटॉर्नी, उसे पावर ऑफ अटॉर्नी दिया जाएगा। ये ए ऑप्शन करेक्ट है, यानी जब एजेंट को अपॉइंट किया जाता है रिटर्न फॉर्म में उसको पावर देने के लिए कि वो प्रॉपर्टी को सेल परचेज कर सकता है, तो वो थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी दिया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट। बी ए पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गलत, पावर ऑफ डीड भी नहीं, पावर ऑफ निगोशिएशन भी नहीं कहते, उसे पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं। 7, एन एजेंसी रिलेशनशिप में बी क्रिएटेड रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब है बैक डेट से, यानी पहले तो एजेंसी रिलेशनशिप नहीं था लेकिन बाद में प्रिंसिपल ने एग्री कर लिया और उसे बैक डेट से ही एजेंसी रिलेशनशिप समझा जाएगा। अगर आपने ये कंसेप्ट पढ़ा हो तो आपको याद होगा रेटिफिकेशन की तरफ इशारा कर रहा है। दिस में हैपन व्हेन ए पर्सन हु डज नॉट एक्चुअली हैव एक्चुअल अथॉरिटी एज एन एजेंट निगोशिएट्स विद द थर्ड पार्टी, यानी एक पर्सन जिसके पास एक्चुअल अथॉरिटी नहीं है वो थर्ड पार्टी के पास से निगोशिएट करता है विदाउट अथॉरिटी, प्रिंसिपल का एजेंट बनके। तो इस सिचुएशन में अगर प्रिंसिपल एक्सेप्ट कर ले, अप्रूव कर ले कि हाँ जी मैं इस एक्ट को रेटिफाई करता हूँ, मंजूर करता हूँ, तो ये वैलिड एक्ट बन जाता है। आपको याद होगा हमने रिक्विजिट्स ऑफ रेटिफिकेशन भी पढ़ा था कंसेप्ट। तो दिस इज, इसके क्या कहते हैं, दिस इज एजेंसी बाय एक्सप्रेस अपॉइंटमेंट नहीं, ये रेटिफिकेशन की तरफ इशारा कर रहा है कि पहले ये रिलेशनशिप नहीं था लेकिन बाद में प्रिंसिपल ने इसको ओन कर लिया सब्सिक्वेंटली। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट होगी इसमें। नेक्स्ट 8, मिस्टर बी रेंट्स आउट हिज हाउस टू मिस्टर ए एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेबल ऑन 3 months नोटिस। मिस्टर बी और ए के दरमियान में एग्रीमेंट हुआ और वो 3 महीने के नोटिस पे टर्मिनेट किया जा सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को। मिस्टर सी विदाउट मिस्टर बीज अथॉरिटी गिव्स नोटिस ऑफ टर्मिनेशन टू मिस्टर ए। मिस्टर बी रेटिफाइज द नोटिस एंड फाइल्स ए सूट अगेंस्ट मिस्टर ए, स्टेट द लीगल पोजीशन। अब यहाँ पे कह रहा है कि मिस्टर सी ने बगैर बी की अथॉरिटी के मिस्टर ए को नोटिस इशू कर दिया। यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज नोट कीजिए, उसने ये नहीं बताया कि मिस्टर सी बी का एजेंट है या नहीं है, यानी अगर तो वो मिस्टर सी मिस्टर बी का एजेंट है और फिर मिस्टर सी ए को नोटिस देता है बी की अथॉरिटी के बगैर, तो वो तो रेटिफाई किया जा सकता है। मिस्टर बी चाहे तो बाद में उस नोटिस को रेटिफाई कर सकता है, क्योंकि मिस्टर सी ने हालांकि उसका एजेंट था, उसकी अथॉरिटी के बगैर नोटिस किया, तो लेकिन अगर अथॉरिटी के बगैर नोटिस किया जाए तो वो रेटिफाई किया जा सकता है। लेकिन अगर मिस्टर सी एक टोटली आउटसाइडर है, जैसा कि इस क्वेश्चन में उसने मेंशन नहीं किया कि मिस्टर सी कौन है, वो कोई चलता फिरता है, कोई उसका रिश्तेदार है मिस्टर बी का या कौन है, वो बिल्कुल जो एक आउटसाइड पार्टी होता है कॉन्ट्रैक्ट में, याद रखिए वो कॉन्ट्रैक्ट में किसी किस्म की पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मिस्टर सी के एक्ट को मिस्टर बी रेटिफाई नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो क्वेश्चन में कहता कि मिस्टर सी एजेंट है बी का
और फिर उसने बी की अथॉरिटी के बगैर नोटिस दिया, तो उस नोटिस को रेटिफाई कर सकता था मिस्टर बी। लेकिन अब चूंकि कि बिल्कुल एक स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट है, वो उसके एक्ट को किसी तरीके से रेटिफाई नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो होगी बी, द नोटिस गिवन बाय मिस्टर सी कैन नॉट बी रेटिफाइड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। फॉर ए वैलिड रेटिफिकेशन द प्रिंसिपल मस्ट हैव कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। रेटिफिकेशन की हमने रिक्विजिट्स में स्टडी किया है कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। एट टाइम ऑफ रेटिफिकेशन, हाँ रेटिफिकेशन के टाइम पे भी होनी चाहिए। बोथ एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एट टाइम ऑफ रेटिफिकेशन, सी ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। वैसे तो ए और बी भी करेक्ट है, लेकिन चूंकि दोनों ठीक है तो हमने फिर सी वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है कि बोथ एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टाइम ऑफ रेटिफिकेशन प्रिंसिपल के पास कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए। 10, इफ देयर इज नो एग्रीमेंट रिगार्डिंग रिम्यूनरेशन एजेंट इज, अच्छा ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी हम इस कंसेप्ट को स्टडी करेंगे, आपने ज़हन में रखना है कि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई रिम्यूनरेशन एग्री ना हुई हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई रिम्यूनरेशन अदाई नहीं होगी। इस सिचुएशन में कोर्ट ये कहता है कि जो रीजनेबल रिम्यूनरेशन होगी वो पार्टीज को अदा की जाएगी। यानी पार्टीज ने अगर तो क्लियरली कॉन्ट्रैक्ट में एग्री कर लिया ना कि ये काम हमने अल्लाह वास्ते करना है, तो उस सूरत में कोई रिम्यूनरेशन अदा नहीं की जाती। लेकिन अगर रिम्यूनरेशन के बारे में कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट हो तो याद रखें ला ये कहता है साइलेंट होने का मतलब ये है कि अब जो रीजनेबल रिम्यूनरेशन होगी वो पार्टीज को अदा की जाएगी, मिलेगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी, कि अगर रिम्यूनरेशन एग्री नहीं हुई तो फिर रीजनेबल रिम्यूनरेशन जो है वो पे की जाएगी। यहाँ पे फिर मैं आपको रिवाइज करवा दूं कंसेप्ट कि ये कॉन्ट्रैक्ट में ये एग्री करना कि रिम्यूनरेशन होगी ही नहीं, ये अलग चीज है, और कॉन्ट्रैक्ट में रिम्यूनरेशन के बारे में साइलेंट रहना ये अलग कंसेप्ट है। अगर एग्री कर लिया जाए रिम्यूनरेशन होगी नहीं तो फिर कोई रिम्यूनरेशन नहीं होगी, लेकिन अगर साइलेंट रहा जाए तो फिर रीजनेबल रिम्यूनरेशन होगी। ये हमारा जनरल रूल है जो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ते हुए भी यूज करेंगे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारी हुई बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, व्हेन एन एजेंट अपॉइंट्स ए सब एजेंट विदाउट हैविंग अथॉरिटी टू डू सो, यानी ये अब इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड सब एजेंट की बात कर रहा है वो, तो इसमें क्या होगा, एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट। बिल्कुल इस सिचुएशन में एजेंट ने चूंकि इम्प्रॉपरली अपॉइंट किया है इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा सब एजेंट के एक्ट्स के लिए। तो ये बात बिल्कुल ठीक कर रहा है। आगे बाकी स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं। बी, द एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट, नहीं वो रिस्पॉन्सिबल है ना, अगर उसने इम्प्रॉपरली अपॉइंट किया उसको तो वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। सी, प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट, नहीं प्रिंसिपल सब एजेंट के एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो उस सूरत में होता अगर प्रॉपरली अपॉइंटेड होता यानी उसकी परमिशन के साथ। डी, बोथ प्रिंसिपल एंड द एजेंट आर रिस्पॉन्सिबल, नहीं सिर्फ और सिर्फ इस केस में एजेंट रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि उसी का कसूर है, उसने इम्प्रॉपरली अपॉइंट किया। तो 11 में ए ऑप्शन हमारी करेक्ट है। फिर 12, मिस्टर एक्स इंस्ट्रक्टेड मिस्टर वाई a transporter to send the consignment of tomatoes to Karachi. After covering the half distance, Mr. Y found that tomatoes will not bear the journey to Karachi without spoiling and sold at half the market price for good tomato. ये आपको पता है क्लासिक केस है हमारे एक कंसेप्ट को समझाने के लिए जिसे हम कहते हैं एजेंसी बाय नेसेसिटी। तो कह रहा है दिस इज द केस ऑफ एजेंसी बाय स्टॉपल, नहीं एजेंसी बाय नेसेसिटी। एजेंसी बाय रेटिफिकेशन भी नहीं है, एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट भी नहीं है। अच्छा यहाँ पे एजेंसी बाय स्टॉपल का कंसेप्ट उसने यूज किया है तो मैं आपके साथ इसको भी शेयर करता रहूँ। एजेंसी बाय स्टॉपल, ये याद रखिएगा एजेंसी के बहुत से कंसेप्ट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप उसमें भी यूज होंगे, इसलिए अगर यहाँ पे आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो पार्टनरशिप में भी आपको उनकी हेल्प मिलेगी। उसमें से एक कंसेप्ट जो पार्टनरशिप में भी हम यूज करने जा रहे हैं वो है स्टॉपल का। स्टॉपल का कंसेप्ट ये है कि या एजेंसी बाय स्टॉपल का कि अगर एक आदमी किसी दूसरे आदमी को ये कहे, मतलब एक प्रिंसिपल समझ लीजिए, प्रिंसिपल है, उसने थर्ड पार्टी के सामने कहा कि ये मिस्टर बी मेरा एजेंट है, हालांकि प्रिंसिपल और मिस्टर बी एजेंट के दरमियान में कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं था एजेंसी का, लेकिन थर्ड पार्टी को ये रिप्रेजेंटेशन दे दी गई कि बी एजेंट है। अब लॉ ये कहता है इसके बाद अगर वो थर्ड पार्टी बी के साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो बेसिकली वो एग्रीमेंट थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के दरमियान में ही समझा जाएगा। प्रिंसिपल बाद में ये नहीं कह सकता कि मेरा तो एक्चुअली इस बंदे के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं भी हुआ था,
लॉ कहता है चूंकि आपने उसको रिप्रेजेंट कर दिया थर्ड पार्टी के सामने अपना एजेंट, तो आपका एक्चुअली चाहे एग्रीमेंट ना भी हुआ हो प्रिंसिपल और उस एजेंट का, एज्यूम किया जाएगा कि आपका एजेंसी रिलेशनशिप है, तो इसको कहते हैं एजेंसी बाय एस्टॉपल। लेकिन ये चूंकि करंट हमारे 12 कंसेप्ट का मतलब उसमें टर्म यूज हुई थी इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बेसिकली जो इस 12 का करेक्ट ऑप्शन है वो है एजेंसी बाय नेसेसिटी, जिसकी भी एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में कह रहा है मिस्टर एक्स द प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टेड मिस्टर वाई हिज एजेंट टू पुट गुड्स इन मिस्टर जीज वेयर हाउस। Mr. Y puts half of the goods in Mr. Z's warehouse and the balance in another equally safe warehouse. All the goods were destroyed by fire without any negligence on part of Mr. Y. देखिए हालांकि इसमें उसकी नेग्लिजेंस नहीं है वाई की, लेकिन उसकी इतनी नेग्लिजेंस बड़ी बहुत है कि उसने अपने प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम नहीं किया। हमने राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट पढ़े हैं, तो उसमें एजेंट की ड्यूटी हमने ये पढ़ी है कि उसने अपने प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। तो अगर उसने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया अपने प्रिंसिपल की, तो जो नुकसान हुआ चाहे उसमें उसका कसूर था या नहीं था वो लायबल होगा। तो यहाँ पे जो वाई है वो बेसिकली जो आधी गुड्स थी, यानी वो गुड्स जो उसने किसी दूसरे वेयर हाउस में रखी थी, तो उसमें चूंकि चाहे उसका कोई कसूर नहीं भी था, लेकिन उसने चूंकि इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया तो वो लायबल होगा उस लॉस के लिए। तो यहाँ पे कह रहा है पार्ट ऑफ इज मिस्टर वाई लायबल टू मिस्टर एक्स। ए में कह रहा है नो मिस्टर वाई इज नॉट लायबल फॉर एनी, नहीं गलत है। बी मिस्टर वाई इज लायबल फॉर द लॉस ऑफ द गुड्स पुट इन अनदर वेयर हाउस, हाँ जी बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी जो उसने इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ गया और नुकसान हुआ उसके लिए लायबल होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। सी मिस्टर वाई इज लायबल फॉर होल ऑफ द गुड्स, होल ऑफ द गुड्स के लिए लायबल नहीं है। 14 An agent has a right to retain his principal's money in his hand for all money due to himself in respect of remuneration as may be payable to him for acting as agent, advances made or expenses properly incurred by him in conducting the business agency. This right of agent is known as right of lien, right of retainer. ये right of retainer है जी। राइट ऑफ कंपनसेशन भी गलत, राइट टू क्लेम बेनिफिट्स भी गलत। ये दोनों राइट्स में फर्क आपको बता दूं, एजेंट के पास ये राइट है इन एनी केस के जो भी उसके खर्चे होते हैं एजेंसी रिलेशनशिप पे या जो भी उसके ड्यू उसको कमीशन वगैरह मिलना था वो रिकवर करवा सकता है प्रिंसिपल से। और इस रिकवरी, इस अपने खर्चों वगैरह को रिकवर करवाने के लिए अगर उसके पास प्रिंसिपल का कैश पड़ा हुआ है अमानत के तौर पे, उसको भी अपने पास होल्ड कर सकता है, इसे कहता है राइट ऑफ रिटेनर। और अगर उसके पास प्रिंसिपल की चीजें पड़ी हुई हैं, कैश नहीं गुड्स पड़ी हुई हैं, प्रॉपर्टी पड़ी है कोई, इसको भी होल्ड कर सकता है अपने पास, इसको कहते हैं राइट ऑफ लियन। यहाँ पे चूंकि वो प्रिंसिपल मनी की बात कर रहा है तो मनी को रिटेन करने के राइट को राइट ऑफ रिटेनर कहते हैं। लेकिन अगर यही सारी स्टेटमेंट होती, वो प्रिंसिपल्स मनी की बजाय प्रिंसिपल्स गुड्स या अदर प्रॉपर्टी की बात करता, तो फिर राइट ऑफ लियन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 A contract of agency can be terminated at any time by mutual agreement of principal and agent. बिल्कुल ठीक है। Termination of the authority of an agent takes effect as regards third party. Third party के मुताबिक कब एजेंसी को टर्मिनेट समझा जाएगा? जब थर्ड पार्टी को इसका पता चलेगा। From the time when it becomes known to principal, नहीं, From the time when it becomes known to third party. B ये करेक्ट है। थर्ड पार्टी के अगेंस्ट तभी थर्ड पार्टी समझा जाएगा कि एजेंसी रिलेशनशिप खत्म हुआ है जब ये थर्ड पार्टी को पता चलेगा। यानी अगर प्रिंसिपल चुपके से एजेंट को नोटिस दे दे और थर्ड पार्टी को इन्फॉर्म ना करे, तो थर्ड पार्टी एजेंसी रिलेशनशिप एज्यूम करते हुए एग्रीमेंट करती है, तो वो एग्रीमेंट प्रिंसिपल के साथ ही समझा जाएगा। चाहे प्रिंसिपल ने अपना एजेंट के साथ अपना रिलेशनशिप डिसकंटिन्यू कर दिया है, लेकिन स्टिल उसे चाहिए था कि थर्ड पार्टी को भी या पब्लिक नोटिस भी इशू करता, जो उसने नहीं किया, तो इस सूरत में वो प्रिंसिपल लायबल होगा। तो थर्ड पार्टीज के केस में जब तक थर्ड पार्टी को पता नहीं चलता एजेंसी टर्मिनेट नहीं हो सकती। 16 A entrusts his property to B and it becomes necessary for B to incur some expenses for preserving it. B is therefore an agent. अब B ने जाहिर है कुछ प्रॉपर्टी A ने अमानत के तौर पे B के पास रखवाई थी और B ने उसकी देखभाल भी करनी है, तो ये बेसिकली हम एजेंसी बाय नेसेसिटी समझा जाएगा, क्योंकि अब ज़रूरी होगा उस प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने के लिए कि उसके ऊपर कुछ खर्चे वगैरह भी किए जाएं। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी।
ये हमारे चैप्टर 8 के कुछ MCQs की डिस्कशन थी। यहाँ पे हमारा चैप्टर 8 और उसके MCQs की डिस्कशन कंक्लूड होती है। अल्लाह हाफिज़।